आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, है ना। पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए जान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ठीक, प्रकाश, चैप्टर का नाम हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चीज नंबर 1 प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, चलिए प्रकाश। ठीक, क्या होता है प्रकाश। चलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। बहुत सही। अगर प्रकाश नहीं होता तो आप हमको नहीं देख पाते, हम आपको नहीं देख पाते, यानी कोई भी चीजें हमको यूनिवर्स में चाहे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है, सहयोग करती है। जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती। ठीक, सहायता करती है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विकिरण ऊर्जा है, किरण ऊर्जा। ठीक है, अब विकिरण ऊर्जा है तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह से दूसरी जगह अगर इसको जाना है ना, तो इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड है। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लगभग समथिंग 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो तरंगदैर्ध्य है ना, तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से जोड़ करते हैं। ठीक, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कौन से रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, जब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो मीडियम रिक्वायर्ड। माध्यम की आवश्यकता क्या है, नहीं है। यानी एक जगह से अगर दूसरे जगह इसको जाना है, जैसे इस माध्यम से यहां से प्रकाश इधर जाना है तो कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई मीडियम होगा तभी ये यहां से यहां गमन करेगी। ठीक है, यानी कोई माध्यम नहीं। जैसे कि कांच, अगर बात करें आपकी जो कार होती है, कार के अंदर अगर आप बैठे हैं तो अगर कांच बंद है
तो अंदर से कोई बाहर या बाहर से कोई अंदर बोलता है तो चीजें में आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर टॉर्च जलाएंगे, प्रकाश अंदर है, तो आर पार हमको चीजें दिखाई देती। ठीक है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसकी जो चाल होती है ना, वो निर्वात में कितनी होती है? हालांकि बोला गया है चाल तो बहुत ज्यादा है ना। निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर गमन करेगी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸, है ना, मैक्सिमम होती है निर्वात में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके गुण के। क्या है? प्रॉपर्टी क्या है इसकी, है ना, प्रकाश जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी बात करें। चलिए आइए गुण देख लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश, वही चीज, प्रकाश का गुण। जो हम गुण मतलब क्या है, प्रॉपर्टी क्या है ना, मतलब कैसा ये, इसका नेचर कैसा है ना। तो वही जो इसकी बात करें, प्रकाश अगर कभी भी चलेगा, गमन करता है कभी भी, तो ये हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना, ऑलवेज। ऐसा नहीं होगा कि कई धामे बनाते हुए चलेंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा। जब भी ये इसको हम प्रकाश को छोड़ेंगे तो ये हमेशा हमेशा क्या है, सीधी लाइन में ही गमन करता है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कई धामे बनाते हुए चले। समझ में? ठीक है, अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या, ये जो ऊर्जा है कि कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा। बहुत सही, किरण ऊर्जा, ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। और ये जो चलती है तो किस रूप में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ये जो चलती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, इसलिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको प्रोपेगेट करना है, जाना है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अच्छा, अगर इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, इस तरीके से अपारदर्शी वस्तु, कोई भी चीज है, ये रहा, ठीक है, ये अपारदर्शी वस्तु रख दिया। अब यहां से अगर प्रकाश जाएगी, यहां से अगर प्रकाश जाएगी, यहां से अगर प्रकाश जाएगी, तो अगर इधर पर्दा है तो अपारदर्शी वस्तु है, जब भी जाएगी तो सीधे जाती है। इसके कारण जो भी किरणें हैं, इसको ऐसे तो नहीं जाएंगी घूमकर, यहां से जो भी प्रकाश की किरणें थी वो सीधी चली गई, यहाँ वाली तो पहुंच नहीं पाई, यहाँ वाली पहुंच नहीं पाई, इसी तरह यहाँ वाली भी नहीं पहुंचेगी, यहाँ वाली भी नहीं पहुंचेगी, यहाँ वाली भी नहीं पहुंचेगी, ये वाली पहुंच जाएगी। तो इतनी दूर क्या दिखेगा हमको? इसकी छाया बनेगी, है ना, छाया बनेगी। और ये छाया नहीं होगी, इधर भी छाया नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो ये सरल सीधी रेखा में गमन करता है, विकिरण ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा चीजें आपको, ठीक है। अब साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चलिए। मैं सारा चीज तो बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा आप। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? ठीक है, ये आपको क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी, है, जो ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, ये क्लास 10th और 12th में भी आपके काम आए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ऐसे नॉर्मल अगर लाइट का अगर देखें तो जब भी कोई आप बॉल, गेंद वगैरह ऐसे दीवार पे अगर मारते हैं,
है ना। तो वो क्या करती है, दीवार पे टक्कर होके वापिस जिस माध्यम में आपने मारा है, जिस माध्यम से आपने फेंका है उसको, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वो वापिस आ जाती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को, इसी प्रकरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश, सॉरी, उस बॉल का परावर्तन हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसी उच्च कोटि पॉलिश वाले सरफेस पर प्रकाश की किरणें अगर फेंक कर मारे, फेंक के तो नहीं मारेंगे, टॉर्च से ही मारेंगे, है ना। तो अगर प्रकाश अगर हम डालें तो जिस माध्यम से आपने उसको डाला है उसी माध्यम में वो क्या हो जाएगी, वापिस आ जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे डायग्राम से समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये हमारी एक सरफेस है जो कि एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है ना, पेंट कर दिया है। ठीक, एक तरफ से पेंट कर दिया। अब जब इस पर हम प्रकाश की किरणें फेंक कर मारेंगे, ठीक है, आएगी, तो जिस माध्यम से ये आती, ये मान लीजिए कि माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है ना। जिस माध्यम से ये आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापिस चली जाती है। ठीक है, जिस माध्यम से ये आती है उसी माध्यम में वापिस चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। घर में आपके पास कांच होगा और लाइट होगी, देख सकते हैं जलाकर। उस कांच पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, है ना, तो जिस माध्यम में आप प्रकाश डाले हो उसी माध्यम में वो क्या हो जाएगी, वापिस चली जाती है, लौट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, ऐसे ये माध्यम 2 में नहीं आएगी, यानी माध्यम 1 से आई है और माध्यम 1 में ही चली जाती है। ठीक है, और बात करते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ के तरफ आने वाली जो किरणें हैं उस किरण को नाम देते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, यानी जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण हम आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसको जापतित किरण ना, जापतित नहीं, परावर्तित। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, चलिए, अगर इस सरफेस पे ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, जिस बिंदु पर ये टक्कर हो रहा है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन यानी आने वाली जो किरण है, जिस बिंदु पर टक्कर होगा उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और इस सतह से, इस तल से लंबवत, इस सतह से लंबवत अगर लंब डाले हम इस तरीके से, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, और जितने एंगल पर ये अभिलंब से आपतित किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण जिस कोण से आ रही है बिंदु पर, उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, है ना, वर्तन कोण। ठीक है, और जिस कोण से आती है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई इंसिडेंट एंगल, है ना, इंसिडेंट एंगल, इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, चलिए,
ये सारी चीजें हैं। और बात करते हैं इसकी परिभाषा का। क्या कहता है परिभाषा? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी उच्च कोटि पालिश सतह पर पड़ती है तो जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में चली जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये रही बातें प्रकाश के परावर्तन की। अब हम बात करेंगे, चलिए इसको मिटा दें, आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन सा? पहला, हेडिंग बना देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, अच्छे से लिख देते हैं, नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज क्या रूल है, किस रूल से ये रिफ्लेक्शन होगा प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आपतित किरण। पहला रूल कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना। ये कहता है पहला रूल कि प्रकाश का परावर्तन की आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर के। कोण आई बराबर होगा कोण आर के। यानी ये जितने एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से ये जाएगा। अगर मान लीजिए एज्यूम करिए 30 डिग्री है तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना। आर भी 30 डिग्री होगा। इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे? जैसे आपने वो कांच जो आपके घर में मिरर होगा जिसमें आप अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं, है ना। उस मिरर पे जितने एंगल पे आप लाइट डालोगे उतना ही एंगल बनाते हुए दिखेगी, है ना। अगर एंगल को कम करोगे तो ये लाइट भी कम पे निकलेगी, और कम करोगे और कम पे निकलेगी, और कम करोगे और कम, और कम करोगे और कम पे निकलेगी, और कम करोगे और सीधा कर दोगे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये सभी यानी जितने एंगल पे इसको डालोगे आपतन बिंदु पर अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए ये निकलेगी। ठीक है, ये कहता है पहला रूल। ठीक, अब दूसरा रूल थोड़ा सा समझिएगा
इसको थोड़ा सा 3D में तो नहीं समझ, ऐसे समझिए। दूसरा रूल कहता है कि आपतित किरण जिस तल पे आ रही है, जैसे कि ये एक तल है ना, ये एक तल है, आपतित किरण जिस तल पे आ रही है, जैसे बोर्ड वाली तल पे आ रही है ना, देखिए ये एक तल है बोर्ड, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, है ना, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ठीक, और ये रहा हमारा। तो जिस तल पे आपतित किरण आ रही है उसी तल पे परावर्तित किरण भी जाएगी और अभिलंब भी उसी तल पे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका, देखिएगा, ये मान लीजिए एक हमारा तल है, ये एक हमारा तल है, ये हमारा एक तल है, एक हमारा तल है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस तल पर ये आ रही है प्रकाश की किरण तो उसी तल पे ही जाएगी और अभिलंब भी उसी तल में होगा, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या होंगे? तीनों। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। क्या कहता है? आपतित किरण, किरण परावर्तित किरण तीनों एक, सॉरी, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब एक तल में होंगे, एक तल में होंगे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों कहाँ होंगे? एक तल में होंगे, ठीक। चलिए, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में, यानी जिस तल में आपतित किरण है उसी तल में परावर्तित किरण, उसी तल में अभिलंब भी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तुझसे जिंदगी चलिए अब शुरू करेंगे दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? दर्पण के प्रकार, ठीक, प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मेनली अगर देखा जाए तो दो प्रकार के, दो प्रकार की। कौन कौन? एक होगा समतल दर्पण और एक होगा गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोली संपपड़ी का डब्बा बंद कर दो, भाग जाएगा। संपपड़ी का डब्बा बंद कर दो। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार, एक होगा समतल, दूसरा होगा गोलीय। समतल दर्पण कैसा होता है? ये ले लेंगे समतल, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा रहने वाला है? समतल रहेगा, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, मेनली ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन मेनली जो हमारा पढ़ना है क्लास 10 में, कौन कौन सा? अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है हाँ, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, देखिए गोलीय दर्पण करने का मतलब है ये किससे बना होगा? गोला, गोला देखें, गोली टन 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 खेलते हैं। बल्ब देखें, बल्ब, अगर बल्ब का जो उसको निकाल लिया जाए, ऊपर का खोखड़ी जो होता है, ऊपर का गोल सा है ना,
है ना, उसको अगर निकाल दें तो उसको अगर बीचों बीच से काटें, ठीक है, काटें इस तरीके से, कुछ समझिएगा। ये हमारा बल्ब था, गोला था। बॉल तो सब लोग खेले होंगे, गेंद, है ना, गेंद खेले ना, इस तरीके से समझिएगा। इस तरीके से अगर इसको हम काट दें, इस तरीके काट दें, ठीक है, ऊपर वाला ढक्कन अलग, नीचे वाला ढक्कन अलग, तो हमको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इस तरीके से दिखेगा, है ना। अच्छा, अगर यही ले लीजिए, गोला जो है अभी हमने पॉलिश नहीं किया, पेंट नहीं किया इसको, ठीक है, अभी क्या कर दें, एक साइड से इसको पेंट कर देते हैं, या फिर समझिए इसको, है, अगर हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं ऐसे, सॉरी बाहर साइड, ऊपर थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, यहाँ मिटा देते हैं। तो उसी का हमने कटा हुआ भाग लिया, उसी का कटा हुआ भाग लिया ये, और एक साइड से हमने बाहर की तरफ से पेंट कर दिया, ठीक है। परावर्तक जो पृष्ठ है मेरा, इसमें क्या है, अंदर है। इसको अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, केव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा, गुफा, गुफा कैसा होता है, ऐसा, ऐसे ही होता है ना, ऐसा, ये देखिए ऐसा दिख रहा है, गुफा, कॉनकेव मिरर, गुफा की तरह, है ऐसे। ये तो रहा इंग्लिश वाला। हिंदी वाला की बात करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, है ना, याद कैसे करेंगे। अफार, अनार ना, अनार नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अफार, अंदर, यानी वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो, वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में हो जाएगा जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो, उभरा हो, उभर उल्लू नहीं, उभार, उभरा, है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ की क्या हो, उभरा हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। चीजें समझ में आ गई। कितने प्रकार के दर्पण, दो प्रकार के, एक हो जाएगा समतल दर्पण, एक हो जाएगा गोली दर्पण। गोली दर्पण गोले से मिलकर बना है, समतल दर्पण, सॉरी, हालांकि अगर देखा जाए तो समतल दर्पण भी गोले का ही भाग है ना। अगर आप ऐसा सोचिए, कोई इनफाइनाइट रेडियस का, है ना, अनंत त्रिज्या का अगर हम कोई वृत्त गोला बनाए, तो उसका जो परिधि होगी, जो सरकमफ्रेंस होगा, वो एकदम सीधी स्ट्रेट नजर आएगी। जैसे आप अपने ग्राउंड का जो क्रिकेट की जो फील्ड होती है, अगर कुछ दूरी तक देखें तो ऐसा लगता है सीधा है ना, हालांकि उतना ही छोटा, इनफाइनाइट रेडियस नहीं है, लेकिन अगर इनफाइनाइट रेडियस कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका जो ये जो परिधि है वो क्या रहने वाली है, अनंत रहने वाली है, सीधे रहने वाली। यानी कि जो समतल दर्पण होता है, इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है आर, वो क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेडियस का होता है। इसकी रेडियस अनंत नहीं होती है, कुछ तो होगी, है ना, कुछ तो होगी, मान लेते हैं कैपिटल आर, बाद में बात करेंगे। ये होता है, ये मान लेते हैं इसका भी कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल आर, कॉन्वेक्स, ठीक। अब हम बात करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले आप देख लेते हैं समतल दर्पण, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, उसको पढ़ेंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, चलिए समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर,
क्या होता है प्लेन मिरर? सर जी प्लेन मिरर समतल दर्पण का मतलब है इसका जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा वो कैसा रहेगा? समतल रहेगा। परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा? समतल रहेगा। ऐसा थोड़ा समझिएगा, इसके रेडियस को हम समझाएंगे। ये एक गोला है और ये एक गोला है और ये एक गोला है, ठीक है। इस गोले की अगर बात करें, इसमें स्ट्रेट लाइन कितने दूर खींच सकते हैं? इतने दूर। अगर हम स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा अगर एज्यूम करें, कर्व ना हो, स्ट्रेट लाइन इतना दूर, इसमें अगर स्ट्रेट लाइन खींचना हो इतना दूर खींच सकते हैं। इसमें अगर स्ट्रेट लाइन देखना हो तो यहां से, यानी हर एक गोला एज्यूम कर सकते हैं कि वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी। जितनी ज्यादा इसकी रेडियस होगी उतना ही ज्यादा इसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर समतल की बात करें तो समतल में जितनी ज्यादा इसकी रेडियस है, अनंत रेडियस का अगर हम गोला खींचे तो उसका जो परिधि होने वाली है, जो सरकमफ्रेंस होने वाला है, वो क्या होने वाला है? सीधा नजर इस तरीके, यानी समतल दर्पण का जो परावर्त, ये जो इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलिए इसके गुण के बारे में जानें, ठीक है। इसको जो गुण होते हैं, अच्छा यहां पे लिख देते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ वर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, है ना। समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल। अब बात करेंगे इसके गुण की। क्या गुण होते हैं? जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण होता है कैसा बनाता है? प्रतिबिंब आभासी। कैसा बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है, सीधा, आभासी और सीधा बनाता है। जो समतल दर्पण होता है कैसा बनाता है? अपना जो प्रतिबिंब बनाता है आभासी और सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। ये रहा ए बी, मुंडी ऊपर, ये रही प्रकाश की किरणें जाई, टकराई और क्या हो गई? टक्कर के बाद, है ना, सीधे निकल जाएंगे इसी माध्यम से, और ये जितने एंगल पे आई है उतना ही एंगल बनाते हुए निकलते, ठीक है। और इसको हम पीछे बढ़ाएं, इसको अगर पीछे बढ़ाएं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्या? बी डैश ए डैश, ठीक है, ए डैश। जितनी डिस्टेंस पर ये है, यानी यू जितनी डिस्टेंस पर है, मेरा भी उतना ही डिस्टेंस पर, यानी कि भी बराबर होगा यू, यानी बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों बराबर होंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में जो एसएससी वगैरह का होता है, पॉलिटेक्निक का पेपर होता है, उसमें पूछ देता है। क्या पूछता है कि अगर समतल दर्पण के सामने मैं अगर 20 मीटर पर हूं तो, ये थोड़ा सा है, थोड़ा डायग्राम में नहीं चाहिए। समतल दर्पण के सामने अगर मैं 20 मीटर पर हूं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा? तो दर्पण से कितना दूर बनेगा? 20 मीटर ही बनेगा। मेरे से देखा जाए तो 2 गुना, यानी कि 40 मीटर पर हो जाएगा, ठीक है। और एक है सीधा बनता है, और क्या? U बराबर होता है V के, यानी इसका जो बिंब और प्रतिबिंब की जो स्थिति है
वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी अगर 5 मीटर पर अगर कोई वस्तु रखा हूं तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर पर बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंब हो गया। अब बात करेंगे वास्तविक, सीधा आभासी हो गया, प्रतिबिंब हो गया, है ना, जितनी दूरी पर। हाँ, अगर जितनी वेलोसिटी से मैं प्रतिबिंब के सामने दौड़ूंगा, अरे सॉरी, दर्पण के सामने दौड़ूंगा, है ना, अगर मेरी u वेलोसिटी से चल रहा हूं यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से अगर चल रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही से दर्पण की तरफ जाएगा। अगर मैं दर्पण से दूर चल रहा हूं तो भी मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही से दर्पण से दूर चलेगा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूं तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से दूर चलेगा। ठीक है, ये इसका दूसरा हो गया प्रॉपर्टी। u बराबर होगा v, यानी जितनी दूरी पर रखोगे उतना ही दूरी पर। आभासी और सीधा। ठीक है, अच्छा, कोई भी जब भी आभासी बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा, गोलीय रहेगा। है, समतल दर्पण तो क्लास 10th में नहीं पूछता है उतना, फिर भी अगर पूछ दिया तो क्या करोगे? चलिए, गोलीय दर्पण, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार की, जिसमें हम, सुनिए पहले परिभाषा लिख देते हैं। कैसा रहेगा गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार में मेनली है, दो प्रकार के जिसमें हम पढ़े। ठीक है, अभी गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण एक गोले का ही भाग है। ये जो गोला है इसी को काट कर, है ना, इसी को काट कर अगर मैं इस साइड पेंट कर दिया, बाहर अंदर के साइड पेंट करूंगा, पॉलिश मारूंगा तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला बन गया इस तरीके से। अब ये वाला जो है ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर मैं बाहर की तरफ पेंट कर दिया तो चलिए पेंट वालों क्या, पेंटर, ये ले लो पेंटर भाई साहब। बाहर की तरफ पेंट किया तो ये जो अंदर वाला पृष्ठ है क्या हो गया, परावर्तक बन गया, तो अवतल बनेगा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण बनेगा। चलिए, अब ये गोले का ही भाग है तो कुछ इसके शब्द भी होंगे जो इसके हाथ गोड़ पैर नाक मुंह क्या होगा, अंजलि पन पैर नाक मुंह, ये रहा इसका नाक, चलिए सेंटर, ये रहा इसके केंद्र से दूरी, चलिए रेडियस, ओहो यही दिखा देंगे क्या, ये रहा रेडियस इसका भी, है ना, ये रहा ध्रुव, है ना। चलिए चलिए इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, गोली दर्पण, है ना, तो गोली दर्पण में किसके किससे बना होता है, गोले से बना है ना, गोले का ही भाग है। अब गोले के भाग में दो तरीके का देखें हम, एक होगा अवतल और एक होगा उत्तल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल के बारे में। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण क्या होता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, सर जी अवतल दर्पण, कौन
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। केव मतलब होता है गुफा। सर जी कैसा होगा? अरे देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। क्या रहा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या करता है? जो दर्पण का मिड पॉइंट जो है ना, सेंटर है, दो भागों में बांट रहा होगा जो बिंदु, वहां से और इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। जो बिंदु दर्पण को दो भागों में बांट रहा है उस बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, पोल। और जिस ये केंद्र है, जिस गोले का ही भाग है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा ही। इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक। यहां से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहां नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ठीक। एक्स और एक्स डैश मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष, ठीक। P जो है ये हमारा ध्रुव है, ठीक, ध्रुव है। और C जो है हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। R जो है हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक। और है कुछ इसके शब्द, उसको हम अभी नहीं बाद में समझेंगे, ठीक है। चीजें धीरे धीरे एक ही बार में हो जाएगा ना। हाँ, ठीक। तो अवतल दर्पण क्या होगा? इसका परावर्तक पृष्ठ, परिभाषा लिख देंगे क्या? इसको मिटा दूं। देखिए क्या होगा, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है किधर है? सर्जिक केंद्र की तरफ। हाँ, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की तरफ हो, यानी वक्रता केंद्र की तरफ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। चलिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर हो, उसे वक्रता केंद्र की तरफ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। सिंपल सी भाषा समझते चलेंगे। सॉरी। ठीक, चलिए और भी डिटेल इसके पहले जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की, ठीक है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर,
उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? बाहर की तरफ बना होता है, इस तरीके। टन 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 तारा, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, ये रहा हमारा केंद्र। भाई अगर ये दर्प गोले का भाग है तो केंद्र तो इधर होगा नहीं, इधर ही होगा, है ना। ये रहा हमारा केंद्र और ये रहा हमारा दो भागों में बांटने वाला ध्रुव, और जो अक्ष है इसको हम मुख्य अक्ष, ठीक है। पोल से केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। ध्रुव से, ये हमारा पोल है ना, पोल, पोल से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे हम डिनोट करते हैं आर से। परिभाषा लिख देते हैं इसका, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ कैसा हो? उभरा हो या फिर केंद्र के दूसरी तरफ, केंद्र के दूसरे ओर, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण करते हैं। चलिए, और भी कह सकते हैं, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर होगा, उभरा हुआ होगा। क्या होगा? केंद्र के ऐसा गोला होता तो बाहर ही है। चम्मच, चम्मच, रसगुल्ला खाने वाला जो चम्मच होता है उसको देखिए, है ना। उसको अगर ऐसे, जिधर से आप खाना खा रहे हो, जिधर से उसने खाना लिए हो, वो ऐसे होता है गुफा की तरह, वो अवतल का व्यवहार करता है। उस चम्मच को पलट दीजिए, जिधर से आप खाना नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं डंडी घुमा दो इधर, है ना। चम्मच वाला जो इस तरीके से भाग है, उसके पीछे वाला, इधर वाला, है ना, ये वाला भाग, ये भाग उत्तल की तरह व्यवहार करता है और ये भाग अवतल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आ गई होंगी प्रैक्टिकल चीजें। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण में समानतः, समानतः प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक, गोली दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द बात करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा गोलीय दर्पण। पहले अवतल को ही जैसे अवतल में होगा वैसे ही उत्तल में होगा। ये हमारा डैश 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 कट कर दिया हमने, ये हमने कट कर दिया। यहां से यहां तक का भाग, इसको भी कट कर दिया। कटा हुआ भाग को एक साइड से हमने पेंट कर दिया, ठीक है, एक साइड से हमने पेंट कर दिया। ठीक,
ये हमारा रहा ध्रुव पोल, ये रहा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव की यानी पोल की। क्या होता है ध्रुव? ध्रुव यानी पोल क्या होता है समझिए। दर्पण को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपको असल मिरर में नहीं दिखेगा, है ना, ये एक थ्योरेटिकल है, ऐसा माना गया। फिर बात करेंगे इसके वक्रता केंद्र की, है ना, केंद्र की बात करेंगे। सी वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र समझिए। देखिए, जो गोली दर्पण है किसका भाग है? गोले का। जब गोले का भाग है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा। हाँ होगा। तो गोलीय दर्पण गोले का भाग है और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम अक्षर सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से निरूपित, सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, लिख दीजिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे हम कैपिटल आर से करते हैं, कैपिटल आर। देखिए, जितनी भी दूरी हम मेजर करेंगे सारी दूरियां किससे? पोल से मेजर करेंगे, है ना, ध्रुव से। ठीक है, अब देखिए, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, है ना। एक और आएगा हीरो कौन? फोकस, मुख्य फोकस। अगर दो तरीके से समझ सकते हैं इसको ना, अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है, इस तरीके से कोई भी प्रकाश और वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, है ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगी, काटेगी ना, परावर्तन के पश्चात उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को ही हम कहते हैं वक्रता, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, मुख्य फोकस तो हो गया, लिख लीजिए इसको। जब कोई प्रकाश की किरण, ऐसा समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, चलिए ध्रुव तथा फोकस के बीच के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल f से। ठीक है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जितनी भी दूरियां मेजर की जाएंगी सारी की सारी दूरियां ध्रुव से ही मेजर की जाएंगी। ठीक है, चलिए ये रहे इसके कुछ शब्दावली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी द्वारक की। अभी एक चीज और बचा हुआ, द्वारक क्या होता है ना? द्वारक समझ लीजिए, द्वारक क्या होता है। ये रहा हमारा एक दर्पण, सॉरी कैसे दर्पण है, लुल्लू दर्पण। देखो ये रहा दर्पण, ये दर्पण। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस दर्पण के रेंज में आती है तो ये दर्पण उस प्रकाश किरण को परावर्तित करेगा, तो ये परावर्तित करेगा। अगर कोई ऐसी हो जो इसके रेंज में न आए, ये चली गई है ना, ये चली गई, ये तो सीधी चली जाएगी, टक्कर नहीं हुआ। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है ना, द्वारक कहलाता है। एक तरीके से भी कह सकते हैं कि जो वृत्त सॉरी जो हमारे दर्पण का व्यास होता है वही हमारा द्वारक अपर्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किस चीज की? अब बात जैसे ये जो चीजें अवतल के लिए समझे हैं वही सेम चीजें उत्तल के लिए। ठीक है, सेम चीज है, तो उत्तल अवतल में एक ही है। अब इसको देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे गोली दर्पण किरण आरेख बनने के नियम। गोली दर्पण में किरण आरेख बनने के नियम। अब किरण आरेख बनने के जो रूल हैं वो 4 हैं। ये अगर 4 रूल आपको पता है तो आपको न तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी, न तो उसके जो भी प्रतिबिंब बनेगा विभिन्न विभिन्न कंडीशन पे, है ना, कहां पे रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इस चीज को हम इस रूल से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण समझेंगे। अवतल दर्पण सॉरी हेडिंग बनाना है ना क्या? किरण आरेख बनने के नियम। किरण आरेख बनने के नियम। नियम, किरण आरेख बनने के नियम क्या होता है? नियम पहला, किरण आरेख बनने के नियम क्या है कि पहले हम देखेंगे अवतल। इसका देखेंगे अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, किरण आरेख बनने के नियम 4 नियम है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नियम कहता है, ये रहा हमारा अवतल, यही देख लेते हैं, चारों के चारों को एक ही रहा, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ये रहा पहला, ये रहा ध्रुव, मुख्य फोकस, बहुत सही। ठीक, मुख्य अक्ष। अच्छा ठीक, अब सुनिएगा, कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, पहला रूल कहता है नंबर 1, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी।
ठीक है, ये ग्रीन वाली परावर्तित किरण है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है, ये रहा हमारा अवतल, ये रहा अवतल। दूसरा कहता है ये पोल, ये केंद्र। दूसरा कहता है ये हमारा फोकस। ठीक है, दूसरा कहता है अगर मैं, देखिए पहला क्या बोला, समांतर भेजूंगा तो फोकस से होकर जाएगी। अगर हम समांतर नहीं फोकस पर भेज दें तो, फोकस पर भेज दें तो समांतर निकल जाएगी, तो समांतर निकल जाएगी। ये रही समांतर, तो देखिए कैसा समांतर है। चलो कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, आप समझ लीजिएगा, ये समांतर निकल जाएगी, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यहां लिख देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, फोकस से होकर जाएगी। चलिए, ये तो रहे दो। क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से भेजते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, तीसरा, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है अगर 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 तुम मिलते तो क्या होता। देखो, तीसरा, ये रहा ध्रुव, ये रहा केंद्र, ये रहा फोकस। तीसरा कहता है अगर 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 केंद्र से भेजते तो, अगर कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाएगी ना, केंद्र से होकर जाएगी ना, तो वो केंद्र पर ही वापिस चली जाएगी। नो डाइवर्जन, यानी जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में जाएगी, बट उसी सेम पाथ पर चली जाएगी, है ना। यहां लिख दीजिए, जब केंद्र से होकर होकर आती है, आती है तो परावर्तन के बाद केंद्र से होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है,
दूसरा पोल केंद्र, ये रहा मेरा फोकस। ठीक, अगर कोई प्रकाश की किरण, चौथा कहता है, ये तीसरा रहा ना, ये तीसरा, चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ जाए तो इंक्लाइन, तो ध्रुव पर पड़ेगी ना, तो जितने एंगल से ये पड़ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए ये निकल जाए इंक्लाइन, है ना, ये चीज, ये 4 रूल है। जिस तरीके से अवतल के लिए देखे हैं सेम तरीका उत्तल के लिए भी है ना, फटाफट देख लेते हैं, उत्तल का भी समझ लेते हैं और क्या, ठीक है, उत्तल के लिए भी देख लेते हैं। तुझसे जिंदगी, देखिए यहाँ पे उत्तल का, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल क्या कहता है पहला समझते हैं। ये रहा हमारा उत्तल, ये रहा केंद्र, ये रहा फोकस। उत्तल कहता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, लेकिन परावर्तित हो रही है तो इस साइड तो आएगी नहीं फोकस पर, तो वो ये निकल गई, ठीक है, ये निकल गई, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से, ठीक है, आ रही। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आए तो, तब फोकस पर अगर आएगी, फोकस पर अगर आती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो समांतर निकल जाएगी। तीसरा, तीसरा, अगर मैं केंद्र पर भेज दूं तो केंद्र पर भेज देंगे तभी भी वही होगा, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में चली जाएगी। चौथा, अगर इंक्लाइन भेजें ध्रुव से तो जितने इंक्लाइन भेजोगे उतना ही इंक्लाइन ये निकलेगी, ठीक है, ये चारों फटाफट हमने देख लिया, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, साथ में नोट्स बना सकते हैं अपना हैंड राइटिंग, ठीक है, वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए, अब तो रहा हमारा ये किरण आरेख बनने के उत्तल और अवतल दर्पण के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख और उनके प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर हम रखेंगे। दर्पण के अवतल दर्पण के सामने रखेंगे, विभिन्न स्थितियों के सामने अगर बिंब को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा छोटा उल्टा सीधा, है ना, ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसमें पूरा आपको 10th क्लास का साइंस पढ़ाएंगे, अब जो भी आपके जानने वाले हो, पहचान के हों, है ना, उनको ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।